हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखने के लिए और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो मोमेंटम क्या क्वांटिटी होती है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। अगर आपके पास में एक m मास की बॉडी है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इसे हम p से डिनोट करते हैं। मास इंटू वेलोसिटी होता है उसका लीनियर मोमेंटम। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो आज की बात करते हैं इस टॉपिक की। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी के मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा है, मान लिया यहाँ पर एक बॉडी थी, उसका इनिशियल मोमेंटम इस पॉइंट पर P1 था और थोड़ा सा आगे जाके उसका मोमेंटम कितना हो गया? P2 हो गया। P1 से मोमेंटम चेंज होके कितना हो गया? P2 हो गया। तो उसमें क्या आ गया? एक चेंज आ गया। कितने टाइम में आया? मान लिया एक छोटा सा टाइम है डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम में चेंज आ गया। मोमेंटम में जो चेंज आया वो आया P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 को ही हम क्या डिनोट कर लेंगे? डेल्टा P से। डेल्टा P का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो डेल्टा P। और इसमें हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर लेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी भी क्वांटिटी में अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेट बन जाता है, टाइम रेट बन जाता है। रेट का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ कितने रुपए किलो है। यहाँ पर रेट का मतलब होता है फिजिक्स में कि उस चीज़ में हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ वो कैसे वेराई कर रही है। तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज का रेट देखना है, तो चेंज इन मोमेंटम को हमने डेल्टा पी से डिनोट किया, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और चेंज इन टाइम को हमने डेल्टा टी से डिनोट किया, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यही क्या हो गया आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर हम इस पूरी फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो यहाँ वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1 या फिर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F, जहाँ F क्या है? इस बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। अब आप ये देखो कि बॉडी यहाँ पर किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मान लिया 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। यहाँ जाके उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हुई होगी? जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो तब भी वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। बॉडी अगर इधर जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये बताता है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है कब? जब उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो आप इस फॉर्मूले से आप ये देख सकते हो, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू F फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि टाइम इंटरवल का भी रोल है फोर्स को मेजर करने के लिए। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में कोई फिक्स्ड चेंज आ रहा है और वो कम टाइम में आ रहा है, अगर डेल्टा T डिक्रीज कर रहा है, कम से कम टाइम लग रहा है एक डेफिनेट डेल्टा P के लिए, चेंज इन मोमेंटम के लिए, तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां टाइम डिवाइड में आ रहा है मोमेंटम के। अगर ये टाइम डिक्रीज करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करेगा, यानी कि अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो कम टाइम में ही हो जाएगा। या उल्टा भी कह सकते हैं, अगर कम टाइम में किसी मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उस बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है। और अगर टाइम इंटरवल ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, तो फोर्स डिक्रीज करेगा। इसका यूज क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ का यूज क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ का यूज ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट का गेम होता है, तो अगर कोई जो है कैच कर रहा है, बॉल आ रही है और बॉल को कोई फील्डर कैच कर रहा है, तो कैच करते टाइम बॉल इधर से आ रही है तो फील्डर उसी डायरेक्शन में अपने हैंड को मूव करवाता है।
बॉल को हाथ में पकड़ता है, साथ में उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉडी जो बॉल जो आ रही है उसका एक इनिशियल मोमेंटम है, और जब आपके हाथ में वो आ जाएगी तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू जीरो। भाई इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, उसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट वेलोसिटी है, काफ़ी हाई वेलोसिटी है, और आपको उसे रोकना है। रोकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है? जीरो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इनिशियल मोमेंटम mv है और फाइनल मोमेंटम कितना हो रहा है? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, यानी जीरो में से आप क्या माइनस करोगे? mv। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो वो चेंज इन मोमेंटम माइनस के mv के इक्वल ही है। आप उसे कितने टाइम में रोक रहे हो वो आप डिवाइड कर रहे हो। तो ये अगर आप डिवाइड कर दिया तो आपका फोर्स के इक्वल आ जाएगा। अगर कम टाइम में आप रोकोगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम में रोकोगे तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फील्डर उसी डायरेक्शन में अपने हैंड को खींचता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, बॉल को रोकने में ज़्यादा टाइम लगे, डेल्टा टी इंक्रीज हो जाए। डेल्टा टी इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। दैट मीन्स उसके हैंड पर बॉल के द्वारा जो एग्जर्ट होने वाला फोर्स है वो कम हो जाएगा, उसके हाथ में चोट कम से कम लगेगी या नहीं लगेगी। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर कोई पर्सन किसी हाइट से ज़मीन पे कूदता है और अगर नीचे सीमेंटेड फर्श है तो उसे चोट ज़्यादा लगेगी, और अगर नीचे सैंड है या नीचे कोई कुशन बिछा रखा है तो उसे चोट कम लगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कुशन पे गिरेगा तो उसकी एक डेफिनेट मोमेंटम है, और वो मोमेंटम जीरो होना है। तो कुशन क्या करेगा? उसके मोमेंटम को धीरे धीरे जीरो करेगा, यानी कि टाइम को बढ़ा देगा। भाई एक डेफिनेट मोमेंटम से जीरो मोमेंटम तक आने के बीच में टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। कुशन को वो यहाँ टच कर रहा है, धीरे धीरे कुशन दब रहा है और उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम कर रहा है, मोमेंटम को धीरे धीरे कम कर रहा है, यानी टाइम इंटरवल बढ़ रहा है। टाइम इंटरवल जब बढ़ता है, डेल्टा टी इंक्रीज करता है, तो फोर्स क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो उसकी बॉडी पर जो नीचे से लगने वाला रिएक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा, उसे चोट कम लगेगी। और अगर वो सीमेंटेड फर्श पे कूदता है तो फिर वहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत ही कम रहेगा, कम टाइम में एकदम मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, क्योंकि सीमेंटेड फर्श दबेगा नहीं और उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी और उसे चोट ज़्यादा लगेगी। इसी तरीके से अगर हम चाइना वेयर यानी कि जो चीनी मिट्टी का जो सामान होता है, जैसे कि कप वगैरह होते हैं या कोई मूर्ति वगैरह होती है, तो उसे हम किसी स्ट्रॉ में या किसी अखबार में लपेट के तब हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, या गत्ते के टुकड़ों में लपेट के ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए कि रास्ते में अगर झटका लग रहा है, जर्क लग रहा है, तो झटका लगने पर क्या होता है कि वो बॉडी मोशन में है, उसे रुकना है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रॉ है वो कुशन का काम करेगा और उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा, यानी मोमेंटम को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। मोमेंटम में जब धीरे धीरे डिक्रीमेंट आएगा, टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, और वो बॉडी या चाइना वेयर की पॉसिबिलिटी कम है टूटने की। तो ये आपको समझ में आया कि F इजिकल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसी को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर F इज इक्वल टू dP अपॉन dt। ये वेक्टर की फॉर्म में है। अगर टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसे हम dt लिख देंगे, तो चेंज इन मोमेंटम भी बहुत छोटा होगा तो उसे हम dp लिख देंगे। तो यही क्या आपका F इज इक्वल टू dP अपॉन dt ही क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल है। किसी बुक में या किसी जगह पे आपने ये देखा होगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा होता है dP अपॉन dt, और वहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन में हम वहाँ पे कांस्टेंट k ले लेते हैं और बाद में k की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तब भी फॉर्मूला यही आएगा F इज इक्वल टू dP अपॉन dt, ठीक है। आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और आगे चेंज कर सकते हैं। मान लिया किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू यू है, ये ऐसे ले लो, यहाँ पे दोबारा देख लो। मान लिया किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, जब बॉडी यहाँ पर थी तो मोमेंटम था m इंटू वी1, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू वी2। बॉडी का मास सेम है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू वी2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था यहाँ पे बॉडी का? m इंटू वी1
और अपॉन क्या हो गया, डेल्टा टी। तो m कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहां हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो v2 माइनस v1 क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी को आप डेल्टा v से डिनोट कर दो और अपॉन टाइम इंटरवल को डेल्टा t से डिनोट कर दो। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की जगह पे हमने लिख दिया एक्सीलरेशन। तो फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू आ गया मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, ये भी वैसे आप बोल सकते हो कि ये न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन ये एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसके अंदर मास क्या रहता है, मोमेंटम में जब चेंज होता है तो मास कांस्टेंट रहता है। देखो आप यहां देखो, m v2 माइनस v1, इनिशियल मास भी m था और फाइनल मास भी कितना है, m ही है। अगर मास में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उस केस में आप लगा सकते हो फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी बॉडी का मास भी चेंज होता रहता है, मोशन आगे आगे होता जा रहा है, साथ साथ मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तब आप सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ऐसा केस आप देख सकते हैं रॉकेट के केस में, जिसमें मास खुद वेरी होता है। रॉकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्यूल भरा हुआ होता है, और जैसे जैसे रॉकेट का फ्यूल जलता है, रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है, उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज करती है, साथ ही साथ उसका मास जो है वो डिक्रीज करता है। और जब मास डिक्रीज करता है तो आप यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। तब आप ये लगा सकते हो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, क्योंकि ये हर केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम ये भी प्रूव करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ ए रियल लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।